जरा सोचो, तुम्हें समुद्री लुटेरों का सोने से भरा जहाज मिल जाए। कहानी की शुरुआत एक डरावनी जेल से होती है, जहां जैक नाम का एक कैदी फांसी के फंदे के सामने खड़ा है। वह मौत का नाटक करता है और जैसे ही जेल अधिकारी उसे जांचने आता है, जैक अचानक उस पर हमला कर देता है और तेजी से भाग निकलता है। जेल के बाहर उसकी माँ एक मजबूत गाड़ी में उसका इंतजार कर रही होती है। उसका भाई फ्रांसिस, जो पहले से ही योजना बना चुका है, जेल के चारों ओर पेट्रोल फैला देता है। जैक जैसे ही गाड़ी में कूदता है, फ्रांसिस आग लगा देता है और भयंकर लपटों के बीच वह तेजी से वहाँ से भाग निकलते हैं। पुलिस उनका पीछा करते हुए गोलियां चलाती है, लेकिन जैक और फ्रांसिस गाड़ी को तेजी से सकरी गलियों में मोड़ देते हैं। पुलिस को चकमा देकर छुप जाते हैं। दरअसल इन लोगों को तूफानी तिगड़ी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। कहानी अब हमें एक शांति समुद्री तट के किनारे ले जाती है, जहाँ एक छोटा सा गांव बसा है जिसका नाम है नाविकपुर। यहाँ दो भाई रहते हैं, अर्जुन और छोटू। अर्जुन बड़ा भाई है जो गांव की जिम्मेदारियों को संभालता है, जबकि छोटू सपने देखने वाला लड़का है। एक दिन छोटू अपने भाई से कहता है, अर्जुन भैया, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये हमारा घर है। दरअसल गांव वालों को खबर मिली है कि जल्दी यहाँ एक बड़ा सागर रिजॉर्ट बनने वाला है और सबको अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। छोटू उदास है, लेकिन अर्जुन उसे समझाने की लाख कोशिश करता है। उसी दिन छोटू के दोस्त गप्पू, मोटू और टिंकू उसके घर आते हैं। छोटू की माँ को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है और वह अर्जुन से कहती है, बेटा मेरे पीछे इन नन्हे शैतानों पर नजर रखना। बच्चे घर में बोर हो रहे थे। तभी टिंकू को एक आइडिया आता है। वह कहता है, चलो छत पर पुराने कमरे में देखते हैं, वहाँ कुछ मजेदार मिलेगा। सब ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ छोटू के पिता की पुरानी चीजें धूल खा रही थी। वहाँ उन्हें लकड़ी का एक टूटा हुआ बॉक्स मिलता है। बक्से में एक पुराना मटमैला नक्शा पड़ा था। नक्शे पर लिखा था, काला सम्राट का खजाना। काला सम्राट एक कुख्यात समुद्री डाकू था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपना सारा सोना, चांदी और जवाहरात एक गुप्त जगह पर छिपा दिया था। इसे देखकर बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। छोटू अपने दोस्तों को काला सम्राट के खजाने की बात बताता है और कहता है कि इसे ढूंढकर वो अपने गाँव नाविकपुर को बचा सकता है। लेकिन अर्जुन, उसका बड़ा भाई, इसे बच्चों की नादानी समझकर मना कर देता है। तभी घर के बाहर दो सूट बूट वाले लोग आते हैं। ये उस कंपनी के कर्मचारी हैं जो गाँव की जमीन पर सागर रिजॉर्ट बनाना चाहती है। वह अर्जुन को एक कागज थमाते हैं और कहते हैं, अपने पिताजी से साइन करवाकर कल तक लौटा देना। कागज से साफ पता चलता है कि गांव वालों को जल्द ही अपनी जमीन छोड़नी होगी। छोटू यह सुनकर उदास हो जाता है। वह सोचता है, अगर हमारे पास ढेर सारा पैसा होता तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। अगले दिन छोटू अपने दोस्तों को खजाने की खोज के लिए तैयार कर लेता है। वह चुपके से अर्जुन की नजरों से बचकर नक्शे के निशान फॉलो करते हुए एक पुराने टूटे फूटे ढाबे तक पहुंचते हैं। वहां मोटू डरते हुए कहता है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन छोटू का इरादा पक्का है। वह कहता है, खजाना हर हाल में ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ अर्जुन को बच्चों के गायब होने का पता चलता है। वह एक छोटे बच्चे की साइकिल उठाता है और उनकी तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसकी गर्लफ्रेंड रिया मिलती है। रिया के साथ उसका फ्रेंड भी था। वह अर्जुन का साइकिल जबरदस्ती पकड़कर कार का स्पीड बढ़ा देता है, जिससे अर्जुन खाई में गिर जाता है। इधर छोटू और उसके फ्रेंड ढाबे के अंदर घुस जाते हैं। मोटू एक पुरानी जीप के पास रुकता है और चौंक जाता है। वो कहता है, अरे ये तो वही जीप है जिसे मैंने तूफानी तिगड़ी को भागते हुए देखा था। दरअसल उसने कुछ दिन पहले उस तिगड़ी को इसी जीप में पुलिस से बचते हुए देखा था। वह दोस्तों से कहता है, अंदर मत जाओ, खतरा हो सकता है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अंदर घुसते ही एक बूढ़ी औरत, जो तूफानी तिगड़ी की माँ है, उन पर चिल्लाती है, यहाँ क्या कर रहे हो छोटे चोरों। बच्चे इतना डर जाते हैं कि उनके मुंह से सिर्फ बस पानी ही पानी निकलता है। छोटू अभी भी हार नहीं मानता। वो बहाना बनाकर कहता है, मुझे बाथरूम जाना है, और चुपके से ढाबे के तहखाने में घुस जाता है। वहाँ उसे खजाना तो नहीं मिलता, लेकिन एक अजनबी आदमी दिखता है जिसे जंजीरों से बांधा गया था। छोटू डर के मारे चीखता हुआ वापस ऊपर भागता है। तभी अर्जुन वहाँ पहुँच जाता है और छोटू को पकड़ लेता है। अर्जुन उसे डांटते हुए घर की ओर ले जाता है। इधर तूफानी तिगड़ी अपनी जीप में सामान लादकर कहीं और रवाना हो जाती है। जब अर्जुन बच्चों से बात कर रहा होता है, तभी छोटू और उसके दोस्त चुपके से फिर से उस पुराने ढाबे की ओर भाग जाते हैं। अर्जुन और रिया भी उन्हें वापस लाने के लिए पीछे दौड़ पड़ते हैं। ढाबे के तहखाने में पहुँचते ही बच्चे उस जंजीरों में बंधे अजनबी को देखकर डरकर चीख पड़ते हैं। घबराहट में वो भागते हुए एक अलग कमरे में जा पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक पुरानी मशीन दिखती है जो नकली नोट छापने के काम आती है। सबको पता है कि तूफानी तिगड़ी एक अपराधी है और ये मशीन उसी का सबूत था। तभी तूफानी तिगड़ी वापस ढाबे में लौट आती है। उनकी भारी भरकम आवाजें सुनकर सारे बच्चे चिमनी के रास्ते भागने लगते हैं। लेकिन मोटू जल्दबाजी में एक पुरानी फ्रिज में छिप जाता है। दुर्भाग्य से तिगड़ी का एक बड़ा लड़का उसे ढूंढ निकालता है। वो मोटू को पकड़कर पूछताछ शुरू करता है। मोटू डर के मारे सब सच बता देता है, खजाने की खोज, नक्शे की बात, सब कुछ। लेकिन तिगड़ी का कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। वह हंसते हुए मोटू को उसी जंजीरों वाले अजनबी के पास बांध कर चले जाते हैं। इधर छोटू और बाकी दोस्त चिमनी से होते हुए एक अंधेरी सुरंग में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक कंकाल दिखता है जिसने हाथ में पुरानी तलवार पकड़ी हुई है। पहले तो सब डर जाते हैं,
फिर गप्पू कहता है शायद ये रामू खोजी का कंकाल है जो सालों पहले काला सम्राट का खजाना ढूंढने निकला था। तभी वे लोग गलती से एक रस्सी खींच लेते हैं जिससे एक खतरनाक ट्रैप शुरू हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगते हैं लेकिन बाल बाल बचकर सब आगे निकल जाते हैं। इसके बाद अर्जुन एक बड़ा पत्थर हटाता है जिससे ढेर सारे चमगादड़ बाहर निकलकर भागने लगते हैं। वे उसी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। उधर मोटू उस बधे हुए अजनबी से बात शुरू करता है। वो बताता है उसका नाम भोला है और वो भी तूफानी तिगड़ी का ही हिस्सा था। बचपन में उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और एक हादसे में उसका चेहरा बिगड़ गया। मोटू और भोला में दोस्ती हो जाती है। भोला अपनी जंजीरें तोड़ने का तरीका बताता है और दोनों सुरंग की ओर भाग निकलते हैं। इधर सुरंग में छोटू और बाकी बच्चों को एक झरने के पास ढेर सारे सिक्के बिखरे हुए मिलते हैं। लोग ऊपर से इस झरने में सिक्के फेंकते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि इससे कोई भी विश पूरा हो जाता है। बच्चे उत्साह में सिक्के जेबों में भरने लगते हैं। तभी रिया उन्हें रोकती है और समझाती है ये सिक्के सिर्फ मामूली सिक्के नहीं है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी है, इन्हें लेना ठीक नहीं। गप्पू को छोड़कर बाकी सब सिक्के वापस रख देते हैं। छोटू कहता है ये हमारा आखिरी मौका है, नाभिकपुर को बचाने के लिए खजाना हर हाल में ढूंढना ही होगा। आगे बढ़ते हुए वह लोग एक अजीब पियानो के पास पहुँचते हैं जो हड्डियों से बना है। दरअसल इनको उस पर सही धुन बजानी होगी वरना फर्श ढह जाएगा और सब खतरे में पड़ जाएंगे। रिया उस पियानो पर सही धुन बजाने की कोशिश शुरू करती है। जैसे जैसे वह गलत धुन बजाती है फर्श टूट टूट कर गिर रहा था और सही धुन बजाने पर एक खुफिया दरवाजा खुल रहा था। इधर तीनों तिगड़ी भी लगातार उनका पीछा कर रही थी। आखिरी मौके पर वह सही धुन बजा लेती है और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है जिससे सारे बच्चे उस दरवाजे से रेंगते हुए छोटे तालाब के किनारे पहुंचते हैं। वहां उनकी नजर एक पुरानी लकड़ी के जहाज पर पड़ती है जो तालाब में तैर रहा था। दरअसल यह काला सम्राट का खजाना था जिसको यह लोग खोज रहे थे। सभी लोग जल्दी से जहाज के अंदर घुसते हैं और वह पहेली सुलझाने लगते हैं। उसके बाद सभी बच्चे खजाने और सिक्के को अपनी जेबों में भरने लगते हैं लेकिन तभी तूफानी तिगड़ी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। वह बच्चों की जेबें खाली करवाती है और एक एक करके उन्हें तालाब में फेंकना शुरू कर देती है। इसके बाद तिगड़ी के तीनों बदमाश काला सम्राट के सामने रखे एक पुराने तराजू से कुछ खास सिक्के उठा लेते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं पूरी जगह हिलने लगती है। एक जोरदार भूकंप का झटका आता है और ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। सारे बच्चे खजाने को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। तभी छोटू और बाकी दोस्तों को समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। वह दीवार को तोड़ने के लिए एक पुराने बारूद के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं और रास्ता बना लेते हैं। लेकिन तभी एक विशाल पत्थर रास्ते पर गिरने वाला होता है। उस पर भोला दौड़कर पत्थर को रोकता है और बच्चों को बाहर निकलने में मदद करता है। हालांकि वो खुद उस पत्थर के नीचे दब जाता है। बाहर निकलते ही बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता पुलिस वालों के साथ उनकी तलाश में आए हैं। छोटू सबको बताता है हमें काला सम्राट का खजाना मिल गया था पर हम उसे नहीं ले सके। तभी पीछे से तूफानी तिगड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वाले तिगड़ी के साथ साथ भोला को भी पकड़ लेते हैं लेकिन मोटू सबके सामने कहता है भोला कोई बुरा इंसान नहीं है, उसने हमारी जान बचाई है। मोटू की बात पर भरोसा करते हुए पुलिस भोला को छोड़ देती है और बाकी तिगड़ी को गिरफ्तार कर ले जाती है। उसके बाद वही दो सूट बूट वाले लोग छोटू के घर फिर से आते हैं ताकि उसके पिता से कागजों पर साइन करवाए। लेकिन तभी घर में काम करने वाली बाई को एक पुरानी थैली मिलती है जिसमें चमचमाते हीरे भरे होते हैं। इन हीरों की मदद से छोटू का परिवार अपना घर बचा लेता है। उसी वक्त दूर समुद्र में वो खजाने से भरा जहाज लहरों के साथ बहता दिखाई देता है। सारे बच्चे उसे जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं हमने इस खजाने के लिए कितनी मेहनत की पर वो हमारे हाथ नहीं आया। फिर भी छोटू अपने घर को बचाने में कामयाब रहा। तो दोस्तों अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक दमदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।